हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज़ील फॉर मैथ्स एसएससी। दोस्तों, मैंने जो पिछले वीडियो आपके लिए बनाए जो अपलोड किए उसमें हमने नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट का जो पिछला वीडियो था, जो थ्योरी थी यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो वो हमने पिछले वीडियो में देख लिया। पिछला जो हमारे पास वीडियो नंबर 2 क्लास नंबर 2 और जो क्लास नंबर 3 है वो पूरा का पूरा यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए जो भी हमारे पास मेथड्स होते हैं वो हमने उसमें कवर कर लिए। पहले आप वो वीडियो देखें और फिर ये जो वीडियो है मैंने क्या किया है कि हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। इन क्वेश्चंस को करने के बाद हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी हम इनके साथ साथ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे यूनिट डिजिट कैसे फाइंड की जाती है और उनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो आज हम देखने वाले हैं। तो आप अपनी नोटबुक निकालें और उसमें प्रैक्टिस के साथ साथ इन क्वेश्चंस को लिखें और साथ साथ करते भी रहें। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि इन सभी का हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया कि हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं यूनिट डिजिट फाइंड करने के, वो हम यहां देखने वाले हैं, साथ के साथ उनका एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां पर यूनिट डिजिट 7 है और मैंने आपको कल बताया था कि 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है। 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है ये मैंने आपको कल बता दिया। तो 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है और हमारे पास साइक्लिसिटी 4 होती है तो हम क्या करते हैं, उसकी पावर में 4 का डिवाइड करते हैं। तो यहां पर आपने 7 की घात ये यूनिट डिजिट ऐसे कैसे ले लिया और इसमें जब 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 4 का अगर आप भाग देते हैं तो केवल लास्ट की 2 डिजिट में आप भाग करके देख लें तो वहां से हमें क्या पता चल जाएगा, शेषफल का पता चल जाता है। तो मैंने यहां 13 में 4 का भाग दिया, 4 दिए 12 होता है, 13 में से 12 गया, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर इसके बाद में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगाया। फिर हम देखते हैं 9 को। तो मैंने आपको 9 का रूल बताया था कि जब भी हमारे पास 9 की विषम घात होती है, ओड घात होती है, ओड पावर होती है, तो वहां पर जो उसकी यूनिट डिजिट है वो 9 ही रहती है। और अगर 9 की इवन पावर होती है, सम घात होती है, तो वहां पर यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहां हम देखेंगे, देखो 9 की घात जो है ये क्या है, ये विषम संख्या है, ये एक ऑड नंबर है, तो यहां पर 9 ही रहेगा। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं 4 की घात। तो मैंने आपको यहां भी एक रूल बताया था पीछे वाले वीडियो में कि अगर 4 की घात विषम संख्या है तो वहां पर यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा, और अगर 4 की घात सम संख्या है, इवन नंबर है, तो वहां हमारे पास यूनिट डिजिट 6 हो जाता है। तो यहां आप देखें 4 की घात ये एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाता है। आगे अगला नंबर हमारे पास 2 है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है, तो इसमें आप 4 का भाग दें तो देखो 12 में 4 का भाग देंगे, पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब हमारे पास जो इसकी घात है वो 0 है, इसकी जो घात 0 है, शेषफल 0 है। और जब भी हमारे पास शेषफल 0 आ जाता है तो हम उसकी साइक्लिसिटी को लेते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, इसलिए मैंने यहाँ 4 ले लिया। तो अब देखते हैं, देखो 7 की घात एक 7 हो गया, गुणा करेंगे, 9 की घात एक 9 हो गया, इसको गुणा करेंगे 6, और यहाँ पर 2 की घात 4 होता है 16 का इकाई का अंक कितना हो गया, 6 हो गया। अब इनको गुणा करते हैं, देखना ध्यान से। 7 को 9 से गुणा करेंगे, 7 नामे 63, 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 6 36। यहां भी हमें केवल इकाई के अंक लेने हैं, तो यहां इकाई का अंक 3 है, यहां पर इकाई का अंक 6 है, तो 6 तिया 18, और 18 का इकाई का अंक कितना हो गया, 8। तो कुल मिला के बात हमारे पास है कि जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई का अंक देखेंगे, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखो, 2 की घात 3 की घात 4 है,
3 की घात 4 की घात 5 है, 4 की घात 5 की घात 6 है, 5 की घात 6 की घात 7 है। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से थोड़ा सा देखना कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करने वाले हैं। ध्यान से देखें इसमें कि यहाँ आप देखेंगे कि ये 2 की घात है हमारे पास, 2 की घात 3 की घात 4, तो 3 की घात 4 क्या होती है पहले मुझे बताएं। तो ध्यान से देखना, 3 की घात 4 को जब हम करते हैं 3 को 4 बार गुणा, तो 3 को 4 बार गुणा करने पर ये आता है 81। कितना आता है? 81। ये 2 की घात 81 हो गया। फिर इसके बाद में आप 3 को छोड़ दें, 4 को छोड़ दें, आप किसके ऊपर आए? 5 के ऊपर आए। तो मैंने यहाँ पर 5 लिया। क्या लिया मैंने यहाँ पर? 5। और 5 की घात 6 की घात 7 है, तो 6 की घात 7 सर हमें नहीं पता है, तो आप इसको ऐसे कैसे रख लें। तो मुझे एक बात ये बताएं आप कि जब 2 की घात कुछ भी होगी, 5 की घात कुछ भी होगी, लेकिन जब हम 2 को 5 से गुणा करेंगे, तो 2 को 5 से गुणा करने पर क्या आता है? 0 आता है। जब हम 2 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ हमारे पास इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। तो आपको पूरा मल्टीप्लाई, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल इस क्वेश्चन में 2 को और 5 को देखना था। तो 2 और 5 को गुणा करने पर 10 आता है, और 10 को आप किसी भी नंबर से गुणा करें तो उसका इकाई का अंक, यूनिट डिजिट 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। इस क्वेश्चन का भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखना कि यहां पर हमारे पास इकाई का अंक 7 है और इसकी घात 1999 है, और यहां भी इकाई का अंक 7 है, इसकी घात भी 1999 है। मुझे पता है सर 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। तो मैंने इसकी घात में 4 का भाग दिया, तो यहां पर हमारे पास 99 में 4 का भाग आप दोगे तो 4 दूनी 8, 4 4 चौक 16, बचेगा 3। यहां भी जब आप 7 ऐसे कैसे ले लिया और इसमें 4 का भाग दोगे तो यहां भी बचेगा 3। सर 7 की घात 3 में से 7 की घात 3 गया तो कट गया, ये तो हमारे पास ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये तो कट गए। बचा कौन सर? ये 1 बचा। और 1 की घात हमारे पास सर कुछ भी हो, 1 की घात हमारे पास कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक क्या रहता है? 1 रहता है। मैंने आपको कल जो रूल्स पढ़ाए थे उन रूल्स में हमने पढ़ा था कि हमारे पास 1, 5 और उसके बाद में कौन सा होता है? 0। 1, 5, 0 ये, और एक 6 भी होता है। 1, 5, 6 और 0 हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी कोई भी घात अगर होती है तो वहां पर हमारे पास वो सेम रहता है। अगर 1 की घात कुछ भी है तो वो 1 ही रहेगा, अगर 5 की घात कुछ भी है तो वो 5 ही रहेगा, अगर 6 की घात कुछ भी है तो वो 6 ही रहेगा, और 0 की घात कुछ भी है तो वो 0 ही रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कैसे किस तरीके से हमने ये जो यूनिट डिजिट है वो 1 प्राप्त करी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें पहले काटना पड़ेगा। ध्यान से देखना, 0 से 0 हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 टाइम, और ये 5 से कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम। अब आप ध्यान से देखना हमारे पास क्या क्या बचे। हमारे पास बचा 1 गुणा 3 गुणा 4, तो देखो 3 चौक 12 गुणा 6 सत्ते 42 गुणा 8 नाम 72, यही है। अब हमें सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैंने कल आपको रूल बताया था, रूल नंबर 3, तो 3 में मैंने मल्टीप्लाई का बताया था कि मल्टीप्लाई पूरा नंबर करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसके इकाई के अंक को मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पर देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, तो यहां इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहां इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखो, ध्यान से देखो, ये 4 की घात कुछ नहीं है, तो 4 की घात इसको हम 1 मानेंगे। यहां पर 9 की घात 2 है, 4 की घात 3 है, 9 की घात 4 है, 4 की घात 5 है, और ये 100 तक हमारे पास घात जा रही है। अब देखो, मैंने कल आपको एक रूल बताया, आप यहां पहले ध्यान से देखो कि 4 की घात है 1, 4 की घात है 3, 4 की घात है 5 और 4 की घात है 99।
सर मैंने देखा कि 4 की घात जितनी भी आ रही है ना, सब जगह हमारे पास 4 की घात ऑड नंबर है, मतलब कि विषम संख्या है। 4 की घात क्या है? विषम संख्या। और मैंने कल आपको पिछले वीडियो में बताया कि जब भी 4 की घात विषम संख्या होती है तो उसका इकाई का अंक भी 4 होता है। उसके बाद में सर मैंने देखा 9 को देखा, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 100 है, मतलब जहां जहां भी हमारे पास 9 की घात है वो इवन नंबर है। इवन नंबर है मतलब सम संख्या है। और सम संख्या में सर मैंने पढ़ा है आपसे कि 9 की घात जब भी सम संख्या होती है तो उसका इकाई का अंक होता है 1। उसका इकाई का अंक होता है 1। तो आप यहां पर हमारे पास 4 कितनी बार आएगा? देखो हमारे पास घात 100 तक है, 1 से लेके 100 तक। तो मुझे बताओ, आधे तो 4 आएंगे, आधे 9 आएंगे, मतलब 100 में से तो हमारे पास आएगा 4 50 बार और 1 आएगा 50 बार, क्योंकि दोनों आधे आधे हैं हमारे पास। यहाँ आधे तो 4 है, आधे 9 है, तो 4 आ गया 50 बार, 1 आ गया 50 बार। तो 4 को 50 से आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 200, 1 को 50 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 50, दोनों को आप जोड़ोगे तो हो गया 250। और 250 का इकाई का अंक कितना होता है? 0। 250 का इकाई का अंक कितना होता है? 0। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूं कि जैसे यहां पर आपने देखा कि 4 की घात 1 है, यहाँ 4 की घात 3 है, यहाँ 4 की घात 5 है। तो मैंने कहा कि सर 4 की घात जहां भी मुझे दिखाई दे रही है वो केवल और केवल विषम संख्या है। तो मैंने आपको कल पढ़ाया कि 4 की घात अगर विषम संख्या होती है तो उसका इकाई का अंक 4 ही होता है। ऐसे ही सर मैंने देखा 9 की घात जहां भी मुझे दिखाई दे रही है 9 की घात सम संख्या है, और 9 की घात सम संख्या जब होती है तो वहां पर इकाई का अंक 1 होता है। अब मैंने देखा कि सर ये 100 बार है, कितनी बार है घात? 100 बार। 100 में से आधे तो 4 हैं, आधे 9 हैं, तो मैंने आधे आधे कर दिए 50-50। तो 4 को ले लिया 50 बार, 1 को ले लिया 50 बार, 50 को 4 से गुणा करेंगे 250 को 1 से गुणा करेंगे 50, दोनों को हमने जोड़ दिया 250। और यहां से हमारे पास इकाई का अंक कितना आ गया? 0 आ गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए आप एक बार। यहां पर है 1 की घात 5। मैंने आपको कहा था कि हमारे पास कोई भी घात आ जाए तो हम क्या लेते हैं? 1 की कोई भी घात होती है 1 ही रहता है। 2 की घात 5, मैंने कहा कि हमारे पास 2 की साइक्लिसिटी क्या है? 4 है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि 0 को आप छोड़ दो, 1 से लेकर 9 तक के सभी जितने भी नंबर है उनकी सभी की साइक्लिसिटी 4 होती है। हमारे पास 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर हैं उनकी साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर 2 की घात 5 है, 5 में आप 4 का भाग दोगे 1 बचेगा, तो 2 की घात 1 भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कहा 3 की घात 5 है, 5 में हम 4 का भाग देंगे तो यहाँ भी 1 रह जाएगा, यहाँ भी हमारे पास 1 ही रहेगा, और ऐसे चलते चलते हमारे पास 5 भी आएगा, यहाँ हमारे पास 6 7 8 9 और 10 का हमारे पास क्या रह जाएगा? 0। ठीक है, ये तो 10 तक हो गए। अब मुझे बताओ कि हमारे पास 11 से लेकर 20 तक क्या वापस रिपीट हो जाएंगे क्या? 11 से 20 तक वापस रिपीट हो जाएंगे क्या? क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 11 का इकाई का अंक 1 होता है, तो 1 की घात 5 हमने 1 ले लिया। 12 का इकाई का अंक 2 होता है तो 2 की घात 5 हमने 2 ले लिया। 13 का इकाई का अंक 3 होता है तो 3 की घात हमने क्या ले लिया? 3 ले लिया। तो आप क्या करोगे? 1 से लेके 9 तक सभी को जोड़ दो, और ये 2 बार आ रहा है तो इसको 2 से गुणा कर दो। तो सर मैंने इनको जोड़ा, इनको ऐड किया, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28 और 8 28 और 8 36 और 9 36 और 9 45 हो गए। सर इनको 1 से लेकर 9 तक जोड़ने पर हमारे पास 45 आ गया, और ये सभी 2 बार आ रहे हैं इसलिए हमने इसको 2 से गुणा कर दिया। 45 को 2 से गुणा करोगे 90, और 90 में हमारे पास इकाई का अंक कितना है? 0। 90 में इकाई का अंक कितना है? 0। समझ में आया होगा। तो
थोड़ा बहुत मैं एक बार आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो 1 की घात हमारे 1 की घात नहीं, 1 से लेके 9 तक की घात हमारे पास कुछ भी हो, सभी की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो आप उसकी घात में किसका भाग दे दो, 4 का भाग दे दो। मैंने यहाँ पर इसमें 4 का भाग दिया, 1 रिमाइंडर बचा, 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 तो सभी में शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसलिए यहाँ पर 1 की घात 1 ले लिया, 2 की घात 2 ले लिया, 3 की घात 3 ले लिया, 4 की घात 4 ले लिया, और 5 की 1 जब घात होती है तो वो सेम ऐसे कैसे आ जाता है। तो यहाँ मैंने 1 से लेके 9 तक ले लिए, 10 का हमारे पास 0 होगा, 0 का कोई मतलब नहीं है जोड़ने का, तो मैंने देखा 1 से लेके 9 तक तो ये हो गए। फिर उसके बाद में जब मैं 11 पर जाऊंगा तो 11 का इकाएकांक भी 1 होता है, तो यहाँ फिर वापस 1 आ जाएगा। 12 का इकाएकांक 2 होता है, फिर वापस 2 आ जाएगा। 13 का इकाएकांक 3 होता है, फिर वापस 3 आ जाएगा। तो ऐसे 19 तक हमारे पास वापस ये रिपीट हो जाएंगे एक बार और। तो मैंने देखा इन सबका जब हम जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, सबका सम करेंगे तो 45 आएगा, और ये 2 बार आ रहा है इसलिए 2 से गुणा कर दिया, तो 45 दूनी 90, और 90 का इकाएकांक कितना हो जाएगा, 0। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, देखो ये हमारे पास स्क्वायर का सम हो गया। जब हम नंबरों के वर्ग का योग करते हैं, वर्गों का योग करते हैं, क्या करते हैं, वर्गों का योग करते हैं, तो वहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। जब हम एवरेज पढ़ेंगे तो एवरेज में मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास वर्गों के योग का जो सूत्र होता है वो होता है n+1 2n+1/6। क्या होता है, n+1 2n+1/6। अब सर यहां पर ये n क्या है, तो मैंने कहा 1 से लेके 100 तक के नंबर जितने भी हैं उनके वर्गों का योग हमें करना है। 1 से लेके 100 तक के नंबरों के वर्गों का योग करना है। तो आखिरी नंबर कौन सा है, 100 है, तो n का मान क्या रख दो, यहां पर 100 रख दो। आखिरी नंबर क्या है, 100 है, तो n का मान क्या रख दो, 100 रख दो। तो मैंने देखा कि n का मान मैंने यहां पर 100 रखा, गुणा यहां पर 100 + 1 कितना हो जाएगा, 101, गुणा यहां पर कितना हो जाएगा, 100 दूनी 200 और 1 201, और बटा में क्या है हमारे पास 6, बटा में क्या है हमारे पास 6। तो आप देखो काट देंगे इनको, 2 से काट दिया 3 बार, 2 से काट दिया 50 बार, 3 से काट दिया 1 बार, 3 से काट दिया 3 से 18, 3 7 21। ठीक है, अब इनको गुणा कर देंगे और गुणा करके हम इनके इकाएकांक देखेंगे। तो ध्यान से देखो, इकाएकांक हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 50 में 0 आ गया। 50 में क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो वहां पर इकाई का अंक क्या रहता है, 0 रहता है। जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से गुणा करते हैं तो वहां पर इकाई का अंक क्या रहता है, 0 रहता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जैसे हमारे पास अब यहां पर घन आ गया, क्यूब आ गया। जब भी हम नंबरों का क्यूब करते हैं और उनका अगर हमें सम फाइंड करना है, जब भी हमें नंबरों का संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फॉर्मूला है n+1/2 इसका होल क्यूब। इसका घन कर दो आप, n+1/2 का घन कर दिया हमने। तो यहां पर मैंने जैसा कहा आखिरी नंबर n का मान होता है, तो मैंने यहाँ पर n का मान रखा। तो n का मान 99 है, गुणा 99 और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और बटा में 2 कर दिया हमने। जब हमने इसको काटा 50 बार आ गया। फिर सर हम कहेंगे कि हमारे पास 50 में 0 आ गया, और 0 को किसी भी नंबर से गुणा करने पर हमारे पास इकाई का अंक क्या रह जाता है, 0 ही रह जाता है। यहां पर 50 में भी 0 आ गया, इसलिए 0 को किसी भी नंबर से आप गुणा कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहां भी हमारे पास इकाई का अंक क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगले हम क्वेश्चंस देखते हैं। एक बार आप इसको लिख लें, एक बार आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लें। चलिए अगले क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का यूनिट डिजिट क्या होगा। ध्यान रखना, हमें सभी क्वेश्चंस में यूनिट डिजिट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना है।
इकाई का अंक हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो 111 पूर्ण संख्याएं या फिर होल नंबर्स हम इनको बोलें तो हमें सर पता है कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 लिया, 1 2 3 और ये कहाँ तक चलेगा, 111 संख्याएं हैं। 111 में से अगर हम 0 को हटा दें तो यहाँ पर कितनी बचेगी, 110 तक हमें इनको ऐड करना है। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, तो यहाँ पर हम ये जो नेचुरल नंबर है 1 से लेके 110 तक की प्राकृत संख्याएं हैं, उनके योग के सूत्र के बारे में हम पढ़ेंगे एवरेज में। तो यहाँ हमारे पास पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि 1 से लेके 110 तक जब हम संख्याओं को जोड़ते हैं तो फॉर्मूला होता है n+1/2। n+1/2 होता है। तो n क्या होता है सर, आखिरी नंबर होता है n। 110 में आप 1 जोड़ेंगे 111 और बटा 2 कर देंगे, इसको आपने काटा तो ये 5 आ जाएगा। और इसका इकाई का अंक हो गया 5, इसके इकाई का अंक हो गया 1। तो 5 को जब आप 1 से गुणा करेंगे तो इन सभी के इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैं आपको एक बार वापस बता दूं कि हमारे पास 111 होल नंबर लेने हैं तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से लेके 110 तक मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया। अगर हम 1 से लेते तो यहाँ 111 होता और वो प्राकृत संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ हमने क्या 0 से लिया है तो 110 तक हो गया। 0 को जोड़ने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए 1 से लेके 110 तक आप जोड़े। और जब भी हम प्राकृत संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n+1/2। n का मान लास्ट नंबर होता है तो 110 प्लस 1 करेंगे 111/2, इसको काटेंगे 55। यहाँ इकाई का अंक 5 हो गया, यहाँ इकाई का अंक 1 हो गया। तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो इन सभी के इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है, ध्यान से देखना। 1 से लेकर 99,999 तक की अभाज्य संख्याओं का गुणा जब हम करते हैं तो हमारे पास उसका इकाई का अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है, ये बताना है। प्राइम नंबर 1 से लेकर 99,999 तक। तो ध्यान से देखना, 1 हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती, प्राइम नंबर नहीं होता है, तो क्या होता है 2। सर 2 के बाद में 3 के बाद में 5 के बाद में 7, ऐसे करके हमारे पास ये चलते रहेंगे। तो मुझे बताओ एक चीज कि जब भी हम अभाज्य संख्याएं लेते हैं तो अभाज्य संख्याओं में 1 तो आ गया हमारे पास 5 और सर 1 आ गया 2। तो जब आप 5 और 2 को गुणा करेंगे तो 5 दूनी क्या होता है, 10 होता है। मैंने कहा 1 तो आ गया 5, ये भी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो 5 को और 2 को आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 के इकाई का अंक 0 होता है। और जब आप 0 को किसी भी नंबर से गुणा करते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां भी हमारे पास इकाई का अंक क्या रहता है, 0 ही रहता है। मतलब आप 1 से लेकर 99,999 तक की अभाज्य संख्याओं का गुणा करेंगे, प्राइम नंबर्स का गुणा करेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। इसी से बेस्ड हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना एक बार आप। 2 से बड़ी तथा 222 से छोटी अभाज्य संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है। 2 से बड़ी लेनी है हमें, 2 नहीं लेना है, 2 से बड़ी लेनी है। तो 2 से बड़ी सर 3 आती है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 11 आता है। तो ऐसे ये चलता जाएगा। और हम जानते हैं किसी भी नंबर को आप 5 से गुणा कर दो, किसी भी नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर को जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहां पर यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहती है, 5 रहती है। तो मैंने यहां पर 5 से जब किसी भी नंबर को गुणा किया तो यहां पर हमारे पास इकाई का अंक भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 को जब हम किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखा ध्यान से देखें। देखो हमने लिया 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1 और उसकी घात 1 है। तो मैंने कल आपको पिछले वीडियो में बताया
क्लास 3 में मैंने ये बताया कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। आप पीछे वाली क्लास देखें अगर आपको नहीं पता है तो, और अगर आपको पता है तो ध्यान से देखो। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, 1 की कोई भी घात हो 1 ही रहेगा। फिर उसके बाद में फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है, और 2 की घात 2 कितना होता है 4। फैक्टोरियल 3 होता है 6। फैक्टोरियल 3 क्या होता है 6 होता है, क्योंकि फैक्टोरियल 3 को आप क्या लिख सकते हो 3 गुणा 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, तो 3 दूनी 6, और 6 की घात 3 जब हम करेंगे तो मैंने आपको यह भी बताया था कि 6 की घात अगर विषम है, 6 की घात अगर कोई विषम संख्या है तो वहां पर हमारे पास, और सम विषम का कोई मतलब ही नहीं है, 6 में हमारे पास कोई भी हमारे पास घात हो तो हम उसको क्या ले लेते हैं 6 ही मानते हैं, क्योंकि हमारे पास 6 की घात कितनी भी हो हमेशा 6 आता है। उसके बाद में आएगा अपने पास फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 में जब आप इसको 4 से गुणा कर देंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 का इकाइकांक कितना हो गया 4 हो गया, और उसकी घात क्या आएगी 4 आएगी। यहां पर इसकी घात क्या आएगी 4 आएगी, और 4 का कोई भी हमारे पास घात अगर सम संख्या होता है, 4 की कोई भी घात अगर सम संख्या होती है तो वहां पर हमारे पास इकाइकांक क्या रहता है 6 रहता है। ये मैंने आपको पीछे वीडियो में बता दिया। 4 की घात अगर कोई भी सम संख्या होती है तो इकाइकांक यूनिट डिजिट 6 होता है। आगे बढ़ेंगे 5, तो 5 मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब भी हम 5 फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़े कोई भी नंबर लेते हैं तो वहां पर इकाई का अंक हमेशा 0 आता है। इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। 5 फैक्टोरियल या 5 से ज्यादा फैक्टोरियल अगर हम लेते हैं तो वहां हमेशा इकाई का अंक 0 आएगा। तो यहां आपको केवल 4 तक लेने हैं, बाकी सभी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। यहीं से हमें पता चल जाएगा, देखना 1 और 4 5 और 6 11 और 6 17 का इकाई का अंक कितना हो गया सर 7। तो यहां से हमारे पास इकाई का अंक कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, देखना ध्यान से। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 की घात 1 हमारे पास 1 ही रहेगा। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 की घात 2 सर हमारे पास 4 होता है। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 की कोई भी घात अगर हम ले लेते हैं तो वो हमेशा 6 ही रहता है। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, और यहाँ 24 का इकाइकांक 4 है, और 4 की घात 4 में हमारे पास इकाइकांक क्या आएगा 6 आएगा। और जब सर हम फैक्टोरियल 5 से आगे बढ़ेंगे तो सभी का इकाइकांक क्या रहेगा 0 रहेगा। तो इनको हमने सबको जोड़ा तो 17 आया, 17 का इकाइकांक कितना हो गया 7 हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को शेयर करते जाएं, लाइक करते जाएं, और हमारे चैनल ज़ील फॉर मैथ्स एसएससी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहां देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को हटाना है, ये जो हर है इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे, सबसे पहले 12 है तो 12 को हम 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। यहां पर 12 की घात 55 है तो 3 की घात भी 55 होगा, 4 की घात भी 55 होगा, और बटा में हमारे पास क्या है 3 की घात 11 प्लस यहाँ भी हम देखते हैं इसको सबसे कम घात में हम ले लेते हैं तो 8 की घात 8 किसकी घात होता है 2 की घात 3 होता है। 8 क्या होता है 2 की घात 3 होता है, और 3 जब इस 48 से गुणा हो जाएगी तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 की घात 48 से कितना होता है तो 3 अट्टे 24 3 चौक 12 144 हो गया। 48 दिया कितना हो गया 144 हमारे पास, ये 2 की घात 48 हो गया। अब इसके बाद में हम देखेंगे नीचे जो 16 है ये 2 की घात 4 होता है। 16 क्या होता है 2 की घात 4, तो इसको हम 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 चौक 72, ये हो जाएगा 18 चौक 72। अब ध्यान से देखें, एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जब ये घात हमारे पास ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। लेकिन सर माइनस किस में से होगी, लेकिन सर माइनस किस में से होगी, माइनस उसी में से होगी जो हमारे पास उसका आधार जिसका समान है उसी में से ये माइनस होगी। तो ध्यान से देखो, यहां भी आधार 3 है, यहां भी आधार 3 है, तो ये घात ऊपर 55 में जाके माइनस हो जाएगी। यहां आधार 2 है, यहां भी आधार 2 है, तो ये घात ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो ध्यान से देखना, 55 में से 11 घात गई तो कितने बच्चे, यहां सर बच्चे 44, और गुणा में 4 की घात 55 है हमारे
हमारे पास, फिर आया प्लस, यहाँ पर 144 में से 72 गए तो 2 की घात 72 बचा। अब सर हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 3 का साइक्लिसिटी 4 होता है, 4 का भाग दिया, रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर 0 में हम क्या लेते हैं? 4 लेते हैं, गुणा 4 का अगर विषम संख्या कोई घात होती है तो वहां पर 4 ही आता है। और 2 की घात 2 का भी हमारे पास साइक्लिसिटी 4 होता है, इसमें 4 का भाग दिया तो रिमाइंडर 0 आया और 0 की जगह हम क्या लेते हैं? 4 लेते हैं। तो अब ध्यान से देखना, 3 की घात 4 कितना होता है? 81, और 81 के इकाइकांक 1 हो गया, 4 से गुणा कर देंगे। 2 की घात 4 16 होता है, 6 हो गया, 4 एकम 4 और 6 10, और 10 का इकाइकांक कितना आ जाएगा? 0। 10 का इकाइकांक कितना आ जाएगा? 0। ध्यान से देखना, वापस एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4, 12 की घात 55 है, इसलिए यहां भी 55 आ गया, यहां भी 55 आ गया, नीचे ऐसे कैसे मैंने रखा। फिर उसके बाद में प्लस है, प्लस लगाया, 8 की घात 48 है, तो मैंने कहा 8 2 की घात 3 होता है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2 की घात 3 है, तो मैंने आधार 2 बना दिया और क्यूब घात 3 को हमने इससे गुणा कर दिया, 48 से 144 हो गया। उसके बाद में नीचे भी हमने देखा कि 16 है, 2 की घात 4 होता है, तो 2 की घात 2 को 2 आधार बना लिया और इसको 4 से गुणा कर दिया, 18 चौक 72 हो गया। और हमने पढ़ा है कि घात जब ऊपर जाती है, डिवाइड से ऊपर चली जाती है, तो वो माइनस हो जाती है। तो यहाँ 55 में से 11 गए, 44 बचे, यहाँ पर ये ऐसे कैसे आ गया, और ये 144 में से 72 गए, 72 बचे। तो यहाँ से आपने देखा 3 की घात 44, 3 की घात 4 हो गया, 4 की घात विषम संख्या 4 रहता है, और 2 की घात हमारे पास पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये इस तरीके से यूनिट डिजिट हमने फाइंड कर ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58। मैंने आपको बताया पीछे वाले वीडियो में कि किस किस की हमारे पास साइक्लिसिटी 4 होती है। वैसे तो सभी की साइक्लिसिटी 4 होती है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास 2 3, उसके बाद में हमारे पास आता है 7 8, 2 3 7 8 ये होते हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो यहाँ पर 7 की साइक्लिसिटी 4 होगी, इसलिए मुझे इसमें भाग देना होगा। तो देखो 4 दूनी 8 बचा, 1 4 3 12 बचा 3, शेषफल कितना बचा? 3 बचा। यहाँ पर 4 का भाग दूंगा, 4 एकम 4 बचा, 1 4 चौक 16 बचा 2, यहाँ पर 2 बचा। अब देखो 7 की घात जब हम 3 करते हैं तो 343 आता है, और 343 का इकाइकांक 3 हो गया, 343 का इकाइकांक 3 हो गया, माइनस 3 की घात 2 हमारे पास 9 होता है, 3 में से 9 गए, -6 सर, -6 तो हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि माइनस में हमारे पास यूनिट डिजिट नहीं आती है। तो मैंने आपको कहा है जब भी माइनस में आ जाए तो आप इसको 10 में से माइनस कर दो, तो 10 में से 6 गए तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास माइनस में आ जाए तो आप उसको किस में से माइनस कर दो? 10 में से। तो 10 में से 6 गए, इकाइकांक कितना आ गया? 4 आ गया। आगे हम बढ़ेंगे 111 फैक्टोरियल 111। फैक्टोरियल 111 मैंने आपको ऊपर अभी बताया कि अगर फैक्टोरियल 5 और हमारे पास 5 से फैक्टोरियल 5 से बड़े हो जाए तो उनके इकाई का अंक हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। ऊपर अभी मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल 5 और 5 से बड़े अगर हो जाते हैं तो उसके इकाई का अंक 0 होता है। उसके इकाई का अंक क्या होता है? 0। चलिए फैक्टोरियल का अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद में हम सीजीएल के क्वेश्चंस करेंगे और हमारे एसएससी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो करेंगे। तो ध्यान से देखें, 1 की घात हमारे पास कुछ भी होगी तो यहां पर 1 ही रहेगा। फिर उसके बाद में हमारे पास 2 फैक्टोरियल 2 होता है और उसकी घात 98 है। तो मैंने कहा कि 2 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। इसमें आप 4 का भाग देकर देखें तो 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास पहले तो ये 2 फैक्टोरियल 2 रह गया, यहाँ पर हम देंगे भाग तो 4 × 4, यहाँ पर शेषफल 2 बचेगा, प्लस 3 फैक्टोरियल 6 होता है। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ऊपर मैंने आपको बता दिया 3 फैक्टोरियल 6 कैसे होता है। इसकी 3 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है, तो मैंने यहाँ पर भी 4 का भाग दिया तो यहाँ पर बचेगा
शेषफल 1। फिर आगे बढ़ेंगे 4 की हमारे पास इकाईकांक फैक्टोरियल 4 होता है 24, और 24 के इकाईकांक कितना हो गया 4। और यहाँ पर जब हम इसमें एक घात को कम करेंगे तो 96 हो जाएगा, और 96 हमारे पास सम संख्या है। 96 हमारे पास क्या है, सम संख्या है। तो 4 की जब सम संख्या होती है तो यहाँ भी हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। 4 की घात जब सम संख्या होती है यहाँ भी क्या आएगा, 6 आएगा। अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे आएगा फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 की पावर हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है। फैक्टोरियल 5 की पावर हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है। तो ये 0 0 0 0 चलता रहेगा, हमें इनको लेना ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 1 + 2 का हो गया 4, 6 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 12 16 और 1 17। तो यहाँ पर इकाईकांक कितना आ गया, 7 आ गया। मतलब यहाँ भी इकाईकांक 7 था, यहाँ भी इकाईकांक हमारे पास 7 है। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए तो आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार आप इनको लिख लें अपनी नोटबुक में। आगे क्वेश्चंस करते हैं। ये 4-5 क्वेश्चंस हमारे पास क्या हैं, सीजीएल के हैं। कुछ 2 क्वेश्चन हमारे पास सीजीएल मेंस 2019 के हैं। तो मेंस में हमारे पास एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हमारे पास कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो एक नंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारे पास सीजीएल मेंस 2019 में भी यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस आ चुके हैं, और ये एक सीजीएल 2017 का टायर 1 का हमारे पास यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। तो इनको करते हैं, देखना बहुत आसान है हमारे पास। हमने तो जो थ्योरी पढ़ी, हमने जो पीछे अभी क्वेश्चंस किए वो बहुत एडवांस क्वेश्चंस थे, वो कैट लेवल तक के क्वेश्चंस थे। लेकिन जब आप एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस को देखेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यहां देखेंगे 4 इकाई का अंक है और इसकी घात एक विषम नंबर है। तो 4 की घात विषम नंबर होता है तो 4 ही उसका इकाई का अंक होता है, हम जानते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ इकाई का अंक 3 है और 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है। तो 4 का इसमें भाग देंगे तो 4 का भाग देने पर यहाँ पर रिमाइंडर 1 रहेगा, शेषफल 1 आएगा, माइनस यहाँ देखेंगे 7 है और 7 की साइक्लिसिटी भी क्या होती है, 7 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है। तो इसमें हम 4 का भाग देंगे तो 24 और बचा हमारे पास रिमाइंडर 2। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास यूनिट डिजिट 4 और 3 कितना हो गया 7, माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है और उसकी यूनिट डिजिट कितनी होती है 9। 7 में से 9 गए, बचे हमारे पास -2। और मैंने पीछे अभी आपको बताया माइनस में अगर यूनिट डिजिट आ जाती है तो उसको 10 में से माइनस कर दो आप, तो 10 में से 2 गए, हमारे पास यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीजीएल मेंस 2019 का है। यहां भी हमारे पास सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है। देखिए 3 है, 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 का भाग दिया 0। तो मैंने कहा 4 का भाग जब भी देने पर हमारे पास शेषफल 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वहां पर 0 की जगह क्या लेना है 4 लेना है। यहां देखेंगे 7 है, मैंने 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 का भाग दिया, रिमाइंडर 2 बचा। और यहां पर हमारे पास 6 है, 6 की कोई भी घात अगर हमारे पास होती है तो 6 ही रहता है। 6 की कोई भी घात होती है तो क्या रहता है 6 ही होता है। देखो 3 की घात 4 81 होता है, 81 हमारे पास इकाई का अंक 1 हो गया। 7 की घात 2 49 होता है, इकाई का अंक 9 हो गया और यहाँ पर 6 हो गया। ध्यान से देखना 6 और 1 7, 7 माइनस 9 कितना हो गया -2। और जैसे ही हमारे पास माइनस आया हम इसको 10 में से माइनस कर देंगे तो 10 में से 2 गए तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो सीजीएल टायर 1 2017 में आया है। क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताता हूं क्योंकि मैंने यहां पर ऑप्शन आपको लिख रखे हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये था कि जब हम नेचुरल नंबर का प्राकृत संख्याओं का स्क्वायर करते हैं, जब हम प्राकृत संख्याओं का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट में इन संख्याओं में से कौन सा नहीं आएगा, उनके यूनिट डिजिट में इकाई के अंक में इन संख्याओं में से कौन सा नहीं आएगा ये आपको बताना है। इन संख्याओं में से कौन सा नहीं आएगा जब हम किसी भी नंबर का, किसी भी प्राकृत संख्या का या किसी भी इंटीजर का
पूर्णांक संख्या का जब हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर वर्ग करने पर यहां पर क्या क्या हमारे पास इकाई के अंक हो सकते हैं और इनमें से कौन सा नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखना, इसका हम थोड़ा सा एक बेसिक कर लेते हैं। देखो हमें देखना क्या है, 0 से लेके 9 तक देखना है, क्योंकि सभी में हमारे पास इकाई का अंक या तो 0 होगा और 0 से 9 तक कोई भी हो सकता है। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही रहता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 में हमारे पास 0 आ जाएगा तो वहाँ भी हमारे पास 0 ही रहेगा। तो ध्यान से देखें, 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1, दिख रहा है? 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1। कौन सा नहीं आ रहा सर इनमें से? तो हमने देखा कि सर 8 नहीं आता। यहाँ 1 4 भी आता है, ध्यान से देखिए 4 भी इकाई का अंक आ रहा है, 6 भी हमारे पास इकाई का अंक आता है, सर 9 भी हमारे पास इकाई का अंक आता है, लेकिन 8 जो है वो किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक नहीं होता है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक किसी भी एग्जाम में ये नहीं आया, लेकिन आने वाले टाइम में ये आ सकता है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है। ये तो हमने ऐसे ही एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास इकाई का अंक क्या दे रखा है? के दे रखा है। इकाई का अंक क्या दे रखा है? के। और इस के की घात कितनी है? 76। इस के की घात कितनी है? 76। इस के की घात कितनी है? 76। और जब हम के की घात 76 करते हैं तो इसकी इकाई का अंक हमें कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। इकाई का अंक कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। जब हम के की घात 76 करते हैं तो इकाई का अंक कितना है? 6 होता है। 6 दे रखा है हमें इकाई का अंक पहले से। तो बताओ के की जगह क्या क्या नंबर आ सकता है? के की जगह कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, तो ये हम देखेंगे। तो मैंने आपको कहा जितने भी हमारे पास 1 से लेकर 9 तक के नंबर है उनकी सबकी साइक्लिसिटी 4 होती है। सर सबकी साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। तो जब हम इसमें 4 का भाग देंगे, जब हम इसमें 4 का भाग देंगे तो ये पूरा पूरा भाग हमारे पास चला जाएगा। और मैंने कहा कि जब पूरा पूरा भाग चला जाए, शेषफल 0 आ जाए, तो आपको घात क्या लेनी है? 4 लेनी है। आपको घात क्या लेनी है? 4 लेनी है। तो मैंने कहा के की घात 4 जब हमारे पास हो तो उसका इकाई का अंक क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो किस किस में आता है? तो मैंने कहा जब 2 की घात 4 होती है तब 16 आता है, तो यहाँ इकाई का अंक 6 आता है। सर मैंने कहा 4 की घात जब हमारे पास 4 होगी तब भी हमारे पास क्या आएगा? इकाई का अंक 6 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। और जब हमारे पास 6 की घात 6 होती है तब भी इकाई का अंक 6 आता है। जब हमारे पास इकाई का अंक 6 की घात 4 होती है तब भी हमारे पास क्या आता है? इकाई का अंक 6 आता है। और जब हमारे पास 8 की घात 4 होती है तब भी इकाई का अंक कितना आता है? 6 आता है। 2 की घात 4 पर भी इकाई का अंक 6 आएगा। 4 की घात 4 पर भी इकाई का अंक 6 आएगा। 6 की घात 4 पर भी इकाई का अंक 6 आएगा। 8 की घात 4 पर भी इकाई का अंक 6 आएगा। मतलब इस के की जगह हमारे पास 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। तो आपको हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछे कि इनमें से कौन सा नहीं आएगा। ऑप्शन में आपके पास ये पूछे कि इनमें से कौन सा नहीं आ सकता, तो 2 4 6 8 के अलावा अगर कोई और दूसरा नंबर है तो वो यहाँ के की जगह नहीं आ सकता, और बाकी 2 4 6 8 में से कोई भी आ सकता है। तो उम्मीद है आपको ये जो मैंने 20 क्वेश्चंस करवाए वो पसंद आएंगे और समझ में भी आए होंगे। अगर आपको ये अच्छे लगे क्वेश्चंस, अगर आपको ये समझ में आया, अगर आपको मेथड्स जो समझाने का तरीका है वो समझ में आया, तो हमारे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल ज़ील फॉर मैथ्स एसएससी को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने
का लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के अंतिम 2 अंक कैसे हम ज्ञात करते हैं, फाइंड करते हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें इतने ज़्यादा हमारे पास मेथड्स नहीं है, इसलिए जितना हो सकेगा क्वेश्चंस भी हम साथ उसमें कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना और घर पर बैठ के आराम से अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो करते रहें। धन्यवाद।